मेरा नाम है राजू राउत। स्वागत है आपका विचार मंथन में, एक ऐसा मंच जहां हम समाज, इतिहास और शिक्षा से जुड़े विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था में अराजक का अंत और एक पुनर्निर्माण तय है? भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल कैसे हुआ खत्म? कैसे हुई अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? आज की खोखली शिक्षा व्यवस्था के सभी दोष और उपायों की चर्चा। आइए, पहले भाग में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर 1836 इसी दिन लॉर्ड मैकॉले ने भारत से एक पत्र लिखा था, इंग्लैंड स्थित अपने पिता को। उस पत्र में लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा यहाँ फल फूल रही है। हमारे नजरिए से पढ़ने वाले हिंदू अपनी धार्मिक आस्थाओं से दूर हो जाएंगे। कुछ नीति के तौर पर आस्था में बने रहेंगे, कुछ ख्रिस्ती बन रहे हैं। अब अंग्रेजी शिक्षित भारतीय खुद ही अंग्रेजी हुकूमत को वाहक बनेंगे। मैकॉले समय समय पर भारत के बारे में अपने निरीक्षण और जानकारी इंग्लैंड भेजता रहा। विलियम एडम ने उसका किया हुआ संकलन 1780 पन्नों का था, ऐसा राजीव दीक्षित जी ने कहा है। उस संकलन पर इंग्लैंड के दोनों सदनों में बार बार चर्चा हुई थी। भले ही मैकॉले उस वक्त भारत में रहता हो। वह कहता है, मैंने पूरा भारत देखा लेकिन मुझे कोई भिखारी नहीं दिखा। उसने ब्रिटेन की तुलना में भारत की साक्षरता करीबन 100% होने के तफसीलात भेजे, समृद्ध गुरुकुल परंपरा और उस वक्त के उत्तम समाज के बारे में बहुत कुछ टिप्पणियां दी, लेकिन अंत में बताया कि भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ना बेहद जरूरी है और उसके लिए गुरुकुल बेकानूनी घोषित करने का रास्ता बताया। फिर इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। लॉर्ड मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी बनाई, जिसका लक्ष्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग का छोटा सा हिस्सा शिक्षित करना था, ताकि यह वर्ग ब्रिटिश मानसिकता का कट्टर समर्थक हो। दुर्भाग्य से हमारे कई भारतीय नेता यूरोपीय इतिहासकारों को पढ़ के विदेशी तोता बन गए और फिर विदेशी तोता पैदा होने लगे हमारी देसी फैक्ट्री में। फिर भारतीय आदर्शों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और विदेशी आदर्शों को स्थापित करना शुरू हुआ, जो खेल आज तक चल रहा है। हमें बताया गया कि अंग्रेजों की बदौलत हमें शिक्षा मिलने लगी, जबकि खुद विलियम एडम कहता है कि यहाँ गुरुकुलों के छात्र और आचार्यों ने कावेरी नदी पर दुनिया का पहला डैम बनाया है और ऐसे हजारों तालाब बनाए हैं। इस पर राजीव दीक्षित जी ने 12वीं सदी में बने उस डैम को खुद जाकर देखा था। हजारों वर्षों से गुरुकुल पद्धति हमारे यहाँ चल रही थी। 18 विद्या और 64 कलाओं का प्रशिक्षण हमारे गुरुकुलों में मिलता था। अद्भुत आर्किटेक्चर से बने हमारे हजारों मंदिर, शिल्प, महल और किले क्या अनपढ़ लोगों ने बनाए थे। हजारों शिल्प शास्त्री क्या भूमिति के ज्ञान के बिना ही काम कर सकते हैं। राजाश्रय में हजारों कलाकार, गायक, लेखक और व्यवसायी अज्ञानवश ऐसा अद्भुत काम कर रहे थे। अगर 3000 वर्षों तक केवल ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो क्या सभी महान कार्य केवल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है? नहीं ना। श्री राम के वंशज क्षत्रिय पराशर और निषाद मत्स्यगंधा का पुत्र व्यास अर्थात अब्राह्मण लेखक द्वारा लिखा गया महाभारत, क्षत्रिय राजा वासुदेव पुत्र श्रीकृष्ण अर्थात अब्राह्मण द्वारा निर्मित भगवद गीता, वाल्मीकि अर्थात अब्राह्मण द्वारा लिखित रामायण, वैश्यवाणी जगत गुरु पुकाराम अर्थात अब्राह्मण द्वारा लिखित अभंगवाणी क्या अनपढ़ों की निर्मिति है? अर्थात श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे केवल राजपुत्र ही विद्या ग्रहण नहीं कर रहे थे, बल्कि लाखों अभ्यासक, कुशल कारीगर इस भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा थे। इसी कारण नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान के भंडारों का इसी भूमि में निर्माण हो पाया। वह मात्र मुट्ठी भर ब्राह्मणों का काम नहीं था। हम अपने आप में एक नॉलेज सोसाइटी थे। इसी शिक्षा व्यवस्था में गुरु आर्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राटों का निर्माण किया। पंडित हरिदास ने बैजू बावरा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों को प्रशिक्षित किया था। अगर शिक्षा पर पूरी तरह से बंदी होती तो क्या हजारों वर्ष सैकड़ों विद्याओं का ज्ञान जतन हो पाता? क्या भाषाएं जीवित रह पाती? फिर क्या हुआ था जो एक समृद्ध परंपरा इस तरह खंडित हुई, बिखर गई? चर्चा जारी रखेंगे अगले एपिसोड में कुछ खास मुद्दों के साथ। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।